हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका एक नए इन्फॉर्मेटिव वीडियो में। इसमें हम लोग नाइन्थ से मोशन के बारे में बात करेंगे। तो मोशन से जितने भी एमसीक्यू बन रहे हैं एनसीईआरटी में, जो उन्होंने दे रखा है, वो उसको हम लोग यहाँ पे देख रहे हैं। तो आइए हम लोग वन बाई वन आगे बढ़ते हैं। तो देखिए, आज का हमारा पहला क्वेश्चन है, कह रहा है अ पार्टिकल इज मूविंग ऑन अ सर्कुलर पाथ, है ना। तो ये क्वेश्चन समझिएगा ध्यान से, इसमें बहुत बच्चों को तो आता होगा और ये थोड़ा सा गलत कर देंगे। प्रैक्टिकल बेस्ड थोड़ा क्वेश्चंस आप इसको रिलेट कर सकते हैं। इस तरह से प्रैक्टिकल जो है एक कभी कभी स्कूल्स में करवा लिया जाता है। तो कह रहा है कि एक जो है कण कोई वृत्ताकार पाथ पर गमन कर रहा है, अर्धवृत्त को पूरा करने के पश्चात इसका विस्थापन क्या होगा। समझ में आया? यानी कि यहाँ से यहाँ तक है और यहाँ से वस्तु को यहाँ से चलना चलना स्टार्ट किया और चलते 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 यहाँ तक आ गया। तो इस केस में वो विस्थापन यानी कि डिस्प्लेसमेंट पूछ रहा है। तो आप लोग क्या करते हैं, तुरंत से 2πr जो होता है पूरा रेडियस होता है उसको 2 से भागा दे देते हैं और πr आंसर लगा के आ जाते हैं। और πr आंसर क्या हो जाता है, गलत हो जाता है। πr यहाँ पे दे रहा है ना, आंसर गलत हो जाता है। क्योंकि विस्थापन का मतलब मिनिमम डिस्टेंस होता है, तो ये वाला डिस्टेंस आपको बताना है, ना कि जिधर से घूम के गए हैं। हम डिस्टेंस थोड़ी ना पूछ रहे हैं, डिस्प्लेसमेंट पूछ रहे हैं। तो डिस्प्लेसमेंट क्या है, आर है और आर है, बस 2r डिस्प्लेसमेंट है। ठीक है। तो इस तरह का क्वेश्चन आप एग्जाम में अक्सर गलत करके आ जाते हैं और ये एनसीईआरटी में एमसीक्यू में दिया हुआ है। तो यहाँ से आपको ये बात ध्यान रखनी है। दूसरा क्वेश्चन कह रहा है कि ये बॉडी इज वर्टिकली थ्रोन अपवर्ड, ऊर्ध्वाधर ऊपर की ओर एक वस्तु को फेंका गया है। ठीक है। तो यहाँ पे बात कर रहा है कि वो ग्रेटेस्ट हाइट, ठीक है, वो कितना जाएगा। तो ग्रेटेस्ट हाइट का फॉर्मूला जो है E²/2g, ये आपको याद रखना है। तो इसमें बहुत कुछ समझाने का है नहीं हमारे भाई। तो ये E²/2g आपको याद रखना है कि मैक्सिमम हाइट E²/2g उसका जाएगा, ग्रेटेस्ट हाइट जो जाएगा वो उतना जाएगा। तो फर्दर आगे हम लोग अगर बात करें थर्ड में, द कह रहा है कि द न्यूमेरिकल रेशियो, ये क्वेश्चंस भी थोड़ा सा समझने वाली बात है। इस तरह के क्वेश्चंस आ जाएंगे तो आप एग्जाम में कंफ्यूज होने लगते हैं। तो कह रहा है कि द न्यूमेरिकल रेशियो ऑफ डिस्प्लेसमेंट टू द डिस्टेंस फॉर अ मूविंग ऑब्जेक्ट इज। तो देखिए, अगर हम ऊपर में न्यूमेरिकल रेशियो डिस्प्लेसमेंट, ऊपर में क्या रखिए, डिस्प्लेसमेंट रखिए और नीचे में डिस्टेंस रखिए। तो ये डिस्टेंस इसके बराबर हो सकता है, तो इक्वल तो हो सकता है, या हमेशा डिस्टेंस इससे बड़ा होगा तो ये वैल्यू हमेशा क्या होगा, एक से कम आएगी। हमेशा एक से क्या होगी, कम आएगी। तो या तो इक्वल हो सकता है ना, तो एक से कम होगा। क्योंकि डिस्टेंस मान लो कि 1 मीटर चला तो ये भी 1 मीटर चल सकता है। मान लो कि ये डिस्प्लेसमेंट अभी भी 1 है, तो डिस्टेंस 2 भी हो सकता है, 3 भी हो सकता है, 4 भी हो सकता है। तो डिस्टेंस हमेशा डिस्प्लेसमेंट से ज़्यादा होता है। तो नीचे में ज़्यादा रख के अगर कोई चीज़ से आप डिवाइड दीजिएगा तो हमेशा एक से क्या होगा, कम आएगा। तो या तो बराबर हो सकता है अथवा कम हो सकता है। ठीक है। इसके बाद फोर्थ में अगर हम बात करें तो फोर्थ नंबर देखिए क्या कह रहा है। एक पिंड का क्या है दोस्तों, विस्थापन होता है। एक पिंड का क्या है, विस्थापन अगर हो रहा है तो दैट प्रपोर्शनल टू स्क्वायर ऑफ टाइम। क्या है, स्क्वायर ऑफ टाइम है। यानी कि डिस्प्लेसमेंट जो है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू t² है। समझ में आया? यदि किसी पिंड का विस्थापन समय के वर्गानुपाती के बराबर हो, द डिस्प्लेसमेंट ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर ऑफ द टाइम, देन ऑब्जेक्ट मूव। ऑब्जेक्ट कैसे मूव करेगा, तो ये बताइए। तो यूनिफॉर्म वेलोसिटी से मूव करेगा, यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन से मूव करेगा, इंक्रीजिंग एक्सेलरेशन से मूव करेगा, डिक्रीजिंग एक्सेलरेशन से मूव करेगा। तो इस तरह में ऑब्जेक्ट जो है हमेशा एक यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन से मूव करेगा, क्योंकि ये हमेशा डिस्प्लेसमेंट जो है टाइम के स्क्वायर के फिक्स हो गया। तो ये 2 चलेगा तो हमेशा 4 चलेगा, तो 3 चलेगा, तो यानी कि इसमें यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन हमेशा आते रहेगा। ठीक है। फर्दर आगे हम लोग बात करें फोर्थ में क्या होगा, यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन होगा, एक समान त्वरण उसमें आएगा। फर्दर आगे अगर हम बात करें तो एक वेलोसिटी टाइम ग्राफ दिया हुआ है। तो एक ग्राफ वाला क्वेश्चन हम इसके पिछले क्लास में भी आपको बताए थे कि आंसर उसमें कैसे निकालना है। तो वेलोसिटी टाइम ग्राफ में बात जब यहाँ पे हम कर रहे हैं तो कह रहा है कि, तो देखिए यहाँ टाइम बढ़ रहा है लेकिन वेलोसिटी आपको मान लो ये 2 है वैल्यू। तो टाइम यहाँ पे भी आए तो 2 ही वेलोसिटी मिला, यहाँ पे भी आए तो 2 ही मिला, यहाँ पे भी, यानी कि कहीं पे भी आ रहे हैं तो उस ऑब्जेक्ट का जो स्पीड है ना वो 2 ही मिल रहा है। मतलब वो एक समान गति से गति कर रहा है। वो क्या कर रहा है, एक समान गति से गति कर रहा है। तो एक नंबर इसका ऑप्शन हो गया। ठीक है। वो हमेशा एक समान गति से वो गति करते जा रहा है, एक समान गति से वो गति करते जा रहा है। इसमें उसमें कोई परिवर्तन उसमें नहीं हो रहा है। 6 नंबर में अगर हम बात करें दोस्तों,
कह रहा है कि सपोज ए बॉडी इज इंजॉइंग ऑन अ मेरी गो राउंड विच इज मूविंग विथ कांस्टेंट स्पीड 10 मीटर पर सेकेंड, इट इम्प्लाइज द बॉडी इज, ठीक है, एक बॉडी जो है मान लीजिए कि 10 मीटर पर सेकेंड नियत चाल से मेरी गो राउंड झूले पे सवारी कर रहा है, आनंद ले रहा है, तो ज्ञात कीजिए। ये इस तरह से गोल गोल चक्कर जो घुमाते रहता है ना, वो उसी के बारे में बात कर रहा है। तो कह रहा है कि उसमें क्या होगा, आनंद ले रहा है, तो ज्ञात हो कि वह लड़का विराम में है, त्वरण में गति कर रहा, त्वरित तो गति में है, ठीक है, या एक समान वेग से गोरन कर रहा, यानी कि इंग्लिश में रेस्ट में है, मूविंग विथ नो एक्सेलरेशन, तो ठीक है, या फिर इन एक्सेलरेशन मोशन और मूविंग विथ यूनिफॉर्म वेलोसिटी, तो नहीं, उसमें क्या है, एक यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन है, उसमें क्या कर रहा है, एक त्वरित गति से वो आगे बढ़ रहा है, इसका आंसर होगा। ठीक है, अब ऐसा इसलिए क्योंकि वो उस बॉडी का 10 मीटर पर सेकेंड हो गया, ठीक है, तो वो मतलब उसमें क्या हो रहा है, एक मतलब मूविंग विथ नो एक्सेलरेशन, तो जब तक उसमें एक्सेलरेशन नहीं होगा तो वो आगे बढ़ते नहीं रहेगा, एक्सेलरेशन तो उसमें है। यूनिफॉर्म वेलोसिटी, तो नहीं, यूनिफॉर्म वेलोसिटी नहीं है, ठीक है, वेलोसिटी किस पे डिपेंड करता है, डिस्प्लेसमेंट पे डिपेंड करता है। तो इन एन एक्सेलरेशन मोशन, तो हाँ वो एक्सेलरेशन मोशन में है, तो इसका आंसर सी हो जाएगा। तो हर एक क्वेश्चंस में यहाँ पे कुछ ना कुछ कंसेप्ट होता है। कह रहा है भेटी ग्राफ द्वारा घेरा गया क्षेत्रफल निम्नलिखित में से क्या निरूपित करता है। तो देखिए यहाँ पे ये भी क्वेश्चंस बड़ा कंसेप्चुअल है, तो अभी मैं आप लोगों को समझा देता हूँ क्या होगा। तो एरिया अंडर अ वेलोसिटी टाइम ग्राफ, तो एक वेलोसिटी टाइम ग्राफ है, वेलोसिटी और टाइम, तो मान लो इसके अंदर का एरिया निकालोगे तो वेलोसिटी इंटू टाइम को गुना करना पड़ेगा, मान लो कि हाफ भी आ जाएगा। तो ये क्या बता रहा है, तो वेलोसिटी, और ये वेलोसिटी का जब यूनिट लिखोगे तो मीटर बटा सेकेंड, और टाइम का यूनिट लिखोगे सेकेंड, तो सेकेंड से सेकेंड कट गया यानी कि मीटर। वो क्या बता रहा है, विस्थापन को बता रहा है, एम को बता रहा है, तो ये क्या होगा, यूनिट एम हो जाएगा। ठीक है, विच एज अ यूनिट एम। तो सेवेंथ एक बहुत ही अच्छा क्वेश्चन था, इसको एग्जाम में आप उम्मीद कर सकते हैं। तो इसका यूनिट क्या होगा, एम होगा। समझ में आया? फिर से मैं आपको एक बार समझा देता हूँ इसको। ये टाइम हो गया और ये वेलोसिटी हो गया। मान लो इतना एरिया आपको निकालना है, तो ये एक ट्रायंगल बन गया, तो इसका एरिया 1/2 इंटू बेस इंटू भी लिखोगे। अब ये इसका तो कुछ यूनिट होता नहीं है, टाइम का यूनिट लिखोगे तो सेकेंड हो जाएगा, और वेलोसिटी का यूनिट लिखोगे तो मीटर बटा सेकेंड, तो सेकेंड से सेकेंड कट जाएगा, तो आंसर क्या आएगा, जो आएगा वो मीटर। और यहाँ पे ये भी पूछ सकता है कि क्वांटिटी, जो फिजिकल क्वांटिटी है वो होगा क्या। यहाँ पर तो यूनिट पूछा था तो मीटर बता दिए, लेकिन फिजिकल क्वांटिटी का नाम पूछ देता ना, तो वो क्वांटिटी का नाम विस्थापन होता, वो क्वांटिटी का नाम क्या होता, विस्थापन होता। ये क्वेश्चन हम आपको बता चुके हैं, ठीक है, कि कौन सा स्पीड किसका ज़्यादा होगा। इस क्वेश्चंस को बताने का तरीका हम आपको एक दिन बताए थे, कि जब कभी भी इस तरह का क्वेश्चंस आपको एग्जाम्स में आ जाए तो करना क्या है, कि आपको टाइम के रिस्पेक्ट में एक लाइन ऐसे खींच लेना है। तो टाइम के रिस्पेक्ट में एक लाइन हम ऐसे खींच लिए। अब आपको देखना है कि मान लो कि 2 सेकंड में कौन बॉडी ज़्यादा चला, तो 2 सेकंड में ए यहाँ पहुँचा, तो उससे ज़्यादा सबसे ज़्यादा कौन पहुँच गया, सबसे ज़्यादा सी पहुँच गया। उससे ज़्यादा कौन पहुँचा है, डी पहुँचा हुआ है। उससे ज़्यादा कौन पहुँचा हुआ, ए पहुँचा हुआ। उससे ज़्यादा कौन पहुँचा हुआ है, बी पहुँचा हुआ है। यही ना, तो डिस्टेंस बैरियर टाइम सोचता करें, तो जो ज़्यादा डिस्टेंस चलेगा वो जाहिर सी बात है ज़्यादा तेज़ होगा, जो ज़्यादा डिस्टेंस चलेगा वो ज़्यादा तेज़ होगा। तो कह रहा है कार ए इज़ फास्टर देन डी, तो ये तो गलत है। कार बी इज़ स्लोएस्ट, तो हाँ ये तो सही है, कार बी स्लोएस्ट है। कार डी इज़ फास्टर देन सी, तो ये भी गलत है। कार सी इज़ स्लोएस्ट, तो ये भी गलत है। ये दिख रहा है कि सबसे कम दूरी ये तय किया है एक नियत समय में, तो इसकी चाल सबसे धीमी है बी वाले की। तो ये इस तरह का क्वेश्चन देख के आपको डरना नहीं है, ये टेक्निक यही है, बहुत सा मस्त टेक्निक है ये, इसमें आपको कुछ करना ही नहीं है। अब ये बता रहा है कि कौन सा ग्राफ एक समान गति को निरूपित कर रहा है, बस आपको ये बताना है। तो इसको हम हटा देते हैं और यहाँ पे दिखाते हैं कि एक समान गति को निरूपित कर रहा है। तो एक समान गति को निरूपित करने के लिए क्या होना चाहिए, एक समान समय में एक समान डिस्टेंस तय करना चाहिए, तो इसी में तो हो रहा है। जब कभी भी समान का आएगा तो एक सीधा ग्राफ मिलेगा, तो इसका सही ये है। 9th के बाद अगर हम 10th में बात करें, तो द स्लोप ऑफ वेलोसिटी टाइम ग्राफ गिवन, देखिए द स्लोप ऑफ वेलोसिटी टाइम ग्राफ क्या देता है। तो यहाँ पे मैं हिंदी में उसको दिखा देता हूँ एक बार, जो हमारे वेग समय ग्राफ की परिणवता क्या देती है। तो यहाँ पे समझिए दूरी, विस्थापन, चाल। तो यहाँ पे आपको मैं एक फिगर बना के बताता हूँ। ये वेलोसिटी है और ये क्या है, टाइम है। इसकी प्रवणता, इसका क्या निकालिएगा, स्लोप निकालिएगा, तो वेलोसिटी बाय टाइम हो जाएगा।
तो वेलोसिटी बाई टाइम क्या देगा आप बताइए, सोचिए। तो ये एक्सेलरेशन देगा। यही तो हम पढ़े हैं, द रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी इज नॉन एज एक्सेलरेशन। तो इसका आंसर एक्सेलरेशन यानी कि त्वरण हो गया हिंदी में। और ये चैप्टर का लास्ट क्वेश्चन से अगर हम बात करें कि विच ऑफ द फॉलोइंग केस मोशन द डिस्टेंस मूव बाय एन ऑब्जेक्ट द मैग्नीट्यूड ऑफ डिस्प्लेसमेंट आर इक्वल, यानी कि ये सब में किसमें जो है कि जितना डिस्टेंस कवर होगा उतना ही क्या होगा, विस्थापन होगा। ये क्वेश्चन इसमें बात पूछना चाह रहा है आपसे एग्जामिनर। कह रहा है कि चली गई दूरी तथा विस्थापन के परिमाण समान होंगे। तो द कार मूविंग ऑन द स्ट्रेट, पहला द कार मूविंग ऑन द सर्कुलर पाथ, द पेंडुलम मूविंग सो फार, द अर्थ मूविंग अराउंड द सन। तो जब कभी भी सीधा कोई दूरी तय होती है तो उसमें जितना दूरी होगा उतना ही क्या होगा, डिस्प्लेसमेंट होगा। जितना डिस्टेंस होगा उतना ही डिस्प्लेसमेंट होगा, यानी कि दूरी उतना ही विस्थापन के बराबर होगा। तो आज आपको टोटल 4 वीडियो मिले होंगे दोस्तों। इस तरह से कल मतलब पूरे 9th का जितना भी MCQ है वो कर दूंगा। उसके बाद एक दिन में 8th का कर दूंगा, एक दिन में 7th का कर दूंगा, और उसके बाद थ्योरी आपका आने लगेगा। थ्योरी नहीं, NCERT का समरी। NCERT का समरी यानी कि इस वीक में एक मतलब 3 दिन हमको और दीजिए, 3 दिन में पूरा पूरा ये 9th का और 10th का जितना भी MCQ है वो मैं करवा दूंगा। उसके बाद फिर आते रहेंगे आगे वीडियो। तो इस वीडियो में इतना ही दोस्तों, तब तक के लिए धन्यवाद।